नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के अंतर्गत एक नया नोटिफिकेशन देखने को मिला जिसमें रिजल्ट और कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया रहेगा उसकी बात जो है यहाँ पर की गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023। अच्छा, मैं डेट भी दिखा देता हूं सबसे लास्ट में। तो ये नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है थोड़ी देर पहले, 21/12/2023 आज ही की जो है वो तारीख है। तो नोटिफिकेशन काफी लंबा है, समझते हैं। विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित जो वांछित या शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र थे उनकी जांच उसके मूल प्रति से जो है वो की जाएगी, जैसे कि पहले भी की गई थी, फर्स्ट फेज में भी की गई थी, तो वो की जाएगी। अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी पात्रता और परीक्षा फल दोनों के दोनों जो है वो रद्द जो है वो कर दिए जाएंगे। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, आपको भी पता है। इसलिए आवश्यक यह है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए जो कागजात हैं या जो दस्तावेज हैं उसको डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार या प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करना पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला यह है कि जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सारी चीजें अपलोड की गई थी उसके कागजात या दस्तावेज है, अब उसको आपको डाउनलोड करके सत्यापन के समय जो है वो ले जाना पड़ेगा। अब डाउनलोड का भी प्रोसीजर आगे हम बात करेंगे। तो अभ्यर्थियों द्वारा जो अपलोड किए गए सभी दस्तावेज हैं उन पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित एक नया वाटर मार्क आपको देखने को मिलेगा। पिछली बार भी देखने को मिला था और उसमें आपको सेंटर में रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर लिखा देखने को मिला था और एक मोहर टाइप की लगी हुई थी। तो ये जो पूर्व के वाटर मार्क है लिखा है उससे भिन्न होगा। चलिए, इस चीज को भी इन्होंने यहां पर क्लियर कर दिया है कि पहले जैसा वाटर मार्क ये नहीं होगा। तो अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने जो सभी प्रमाण पत्र हैं उनको डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना अगर कोई भी आप प्रमाण पत्र मान्य मतलब ले जाते हैं तो वो मान्य और स्वीकार्य नहीं होगा। कोई भी नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। अब इस लाइन का मतलब ये समझिए कि इन केस अगर आपका कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है और आप चाहते हैं कि कोई नया प्रमाण पत्र आप अपलोड कर लें और फिर उसे वाटरमार्क लगा हुआ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में केवल संबंधित प्रशासनिक विभाग की अनुशंसा पर ही आपको ये डाउनलोड या अपलोड करने की सुविधा जो है वो दी जाएगी। आगे बताया गया है कि अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य या दिव्यांगता आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल IGIMS या एम्स से कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों ना सफल घोषित जो है वो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ जो है वो दिया गया है। जांच के क्रम में अगर यह पाया जाता है कि उनकी दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई भी की जा सकेगी। तो यहां तक तो रिजल्ट को लेकर के सारे क्राइटेरिया की बात की गई है। अब यहां से बात होगी आपकी कट ऑफ और अर्हतांक को लेकर के। वीडियो सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिएगा और बात करते हैं अर्हता और कट ऑफ को लेकर के। तो यहां पर बताया गया है कि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या दे रखी है दिनांक 16/7/2007 और पत्रांक 6706 दिनांक 1/10/2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के जो उम्मीदवार थे उनको 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% और अनुसूचित जाति और जनजाति जो महिलाएं हैं दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनको 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये तो आपको पता है क्योंकि नोटिफिकेशन में भी बात की गई थी। स्पष्ट है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया जा सकता है और फिर उन्हें परीक्षा फल में सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं रह जाता है। तो पिछली बार ये बात हो रही थी कि इसको घटा दिया जाएगा, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इतने परसेंट नंबर नहीं ला पाते, वैसे तो कट ऑफ हाई जाएगी, फिर भी अगर आप इतने नहीं ला पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस बार मेरिट में शामिल नहीं किया जाएगा।
आगे बताया गया है कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेधा क्रम में सबसे पहले अनारक्षित कोटि की रिक्ति जो है वो भरी जाती हैं। अतः यदि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अधिक हो जाती है और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो जाती है तो ऐसा संभव है कि सभी आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। तो यह है वो असली लाइन जहां पर पिछली बार भी खेला हुआ था। आप सभी को पता है कि एक से ज्यादा कैंडिडेट या एक ही कैंडिडेट अलग अलग कैटेगरी में आपका आ गया था, उसकी जो रिजर्व सीटें थी उसमें भी आ गया था और अनरिजर्व सीटों में भी आ गया था। तो वही चीज यहां पर भी बात की गई है कि अनारक्षित कोटि की रिक्ति अगर अधिक है और आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम है तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि सभी के सभी जो आरक्षित कोटि के योग्य अभ्यर्थी हैं, जिनका किसी ना किसी रिजर्वेशन है, ईबीसी है या ओबीसी है, तो वो आपके अनारक्षित कोटि की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोटि की जो रिक्ति है वो खाली रह जाएंगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। चलिए एटलीस्ट इस बार सारी चीजें क्लियर कर दी गई इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो ये मान के चलिए कि भैया रिजर्वेशन जिनका है उनको तो मिल जाएगा अनारक्षित में, परंतु अनारक्षित के लिए जो फाइट कर रहे हैं उनको यहां पर थोड़ी सी समस्या देखने को मिल सकती है। कट ऑफ हाई जाने को लेकर के बात यहां पर देखने को मिल सकती है। आगे बताया गया है कि साथ ही अनारक्षित कोटि की अंतिम रिक्ति पर यदि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका जो प्राप्तांक है वही कट ऑफ हो जाएगा और ये प्राप्तांक उस आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है। कहने का मतलब यहां पर यह है कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है और उसको अनरिजर्व में सेलेक्ट किया जाता है और सबसे लास्ट जो पंक्ति है वहां पर जो सबसे लास्ट जो वैकेंट पोस्ट है, खाली रिक्ति है, तो वहां पर अगर उसको सेलेक्ट किया जाता है तो जितने नंबर पर उसका सिलेक्शन होगा वही सेम कट ऑफ आपको उस रिजर्व कैटेगरी में भी देखने को मिल सकती है। वही लिखा है उस प्राप्त आरक्षित कोटि का जो न्यूनतम अर्हतांक है वो वही हो सकता है जो स्पष्टता अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। तो मान लीजिए इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं, वैसे समझ में आ गया होगा, ना समझ में कमेंट में पूछ लीजिएगा। आगे बताया गया यह भी दातव्य है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ वस्तुतः आरक्षित कोटि का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने और अनारक्षित कोटि के अभ्यर्थी का प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोटि के उक्त अभ्यर्थी सफल घोषित नहीं हो सकेंगे और यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। तो यहां पर यह बात की गई है कि अगर अनारक्षित कोटि का जो कट ऑफ है, अनारक्षित कोटि का अगर कट ऑफ है वो आरक्षित कोटि के न्यूनतम अर्हतांक को लेकर ऊपर बताया गया, अगर वो हो जाता है और अनारक्षित कोटि का अगर कोई अभ्यर्थी है उसका प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद भी वो अनारक्षित कोटि के जो अभ्यर्थी होगा उसके नंबर ज्यादा जरूर होंगे परंतु फिर भी वो सफल घोषित नहीं होगा। कौन सी कंडीशन? यदि उसका प्राप्तांक उस अनारक्षित कोटि के जो न्यूनतम अर्हतांक है उससे कम होने की कंडीशन में। तो ये ऊपर वाले से ही संबंधित है। आगे मेधा क्रम और टाई ब्रेकर को लेकर के बताया गया कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के जो कुल प्राप्तांक है परंतु भाषा के क्वालिफाइंग होने के कारण इसके प्राप्तांक को छोड़ करके बाकी जो शेष 120 नंबर है उसके प्राप्तांकों के आधार पर ही जो आयोग है उसके द्वारा सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की गई है और कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में ही चयनित विषय के मुख्य खंड भाग 3 अर्थात अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग पहले टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा, परंतु कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए लिखित परीक्षा में भाग 3 नहीं है, इसके कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। ये चीज पहले भी क्लियर जो है वो की जा सकी है कि अगर दो लोगों के नंबर बराबर हो जाते हैं उसमें किसको किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक अगर आपके होते हैं तो जो सेकंड टाई ब्रेकर होगा उसमें भाषा भाग के जो प्राप्तांक है उसका योग 1 to 5 के अध्यापक के लिए किया गया है, जो कि पहले भी बताया जा चुका है, जो अर्हता वाली परीक्षा के नंबर हैं। परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापक के लिए भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग से प्रश्न नहीं रहने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही नियमावली 2023 की कंडिका 7 की उपकंडिका के तहत न्यूनतम अर्हतांक नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 चयन प्रक्रिया के अनुसार न्यूनतम अर्हतांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग में न्यूनतम अर्हतांक जो है वो 0 घोषित कर दिया गया है।
केवल 1 to 5 को छोड़ करके, और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में जो है वो नहीं रखा गया है। ये चीज बताया जा चुका है। अच्छा, इन्होंने एक चीज देखा है, नोटिफिकेशन में सारी धाराएं, नियमावली सब कुछ क्लियर लिखा है कि कल को आप कोर्ट ना पहुंच जाए इस चीज का चक्कर में। आगे बताया गया टाई ब्रेकर जो 3 और 4 है उसके रूप में अभ्यर्थी की उम्र को देखा जाएगा, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार उसके नाम को वरीयता दी जाएगी। तो ये तीसरे और चौथे टाई ब्रेकर के रूप में है। कुछ और यहाँ पर शर्तें और प्रावधान है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो सिविल अपील संख्या है SLP उसकी बात की गई है 28/11/2023 को, जो पारित न्यायाधीश था आपका NIOS को लेकर के, उनके द्वारा खुला और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने की जो मान्यता है वो समाप्त की गई है, उसको यहाँ मेंशन किया गया है क्लियर तरीके से। आगे भी बताया गया बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक में अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली कंडिका भी दी गई है, और ये भी लिखा है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के अगर विवाद की स्थिति होती है तो NCT के परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा। इसके अलावा इसके आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक नियमावली, इसमें दिनांक 10/4/2023 जो है ऑलरेडी संशोधित है, और यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय का अन्यथा आदेश पारित होता है तो इसके फलाफल से परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो पूरा बताया गया है। तो इसमें काफी चीजें बताई गई हैं, और जो यहाँ पर डाउनलोड करने को लेकर के बात की जा रही है वो एक अलग से नोटिस हम बात करेंगे कल, जिसमें हम आपको डाउनलोड करके कैसे क्या प्रोसीजर होगा उसकी बात भी जो है वो करेंगे। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। इन सभी चीजों में से कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।